भारत माता की मंचावर आसनस्थ हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सीटी रवि जी, आदरणीय यहाँ के हमारे विधायक मेरे बड़े भाई पराग अणु जी, श्री संजय उपाध्याय जी, आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, श्रीमती तृप्ति सावंत जी, इस जिला के अध्यक्ष श्री सुषम सावंत जी, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्री अजय सिंह जी, श्रीमती निहारिका जी, श्री वीरेंद्र म्हात्रे जी, श्री आसिफ बामला जी, श्री नितेश सिंह जी, बैठे हुए सारे पदाधिकारीगण और यहाँ पे आए हुए मेरे सारे बहनों और भाइयों। सोचा आज हिंदी में बोल लूँ, थोड़ा चलेगा ना? चले ही ऐसे यहाँ से दौड़ शुरू करनी है, हमें फिर से दिल्ली 2024 में पहुँचना है, तो इसकी शुरुआत भी करें। अटल जी के वाक्यों से मुझे हर वक्त कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा मिलती है। जब अटल जी चुनाव में जीत के आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई थी, तो अटल जी ने कहा था कि मैं वादे नहीं इरादे लेकर आया हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? ये वो कहना चाहते थे कि मैं सिर्फ वादे और राजनीतिक अटकलें करके आपको चुनाव में कहीं ना कहीं समीकरणों से मैं इस सरकार में आना नहीं चाहता। जो हमारी विचारधारा के इरादे हैं उनको आगे लेके बढ़ना चाहता हूं कि इस देश को कैसे सामर्थ्यशाली बनाए, सक्षम बनाए, सुरक्षित बनाए और भारत आगे बढ़े। मुझे लगता है तभी एक प्रण भारतीय जनता पार्टी ने लिया था जब अटल जी प्रधानमंत्री बने। और आज हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने 2014 में पहली बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई 30 साल बाद, उस सरकार में उन्होंने प्रण क्या लिया? अटल जी ने कहा कि ये मेरी सरकार, मैं गरीबों को समर्पित करता हूँ। एक समर्पण की भावना भारतीय जनता पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता, हर विचार किया हुआ नेता उसी समर्पण भाव से ही सालों साल अपनी जिंदगी और पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा है। इसलिए 2014 में जनता ने प्यार और विश्वास से और 19 में भी मोदी जी पे विश्वास रखा, भारतीय जनता पार्टी के विचार पे विश्वास रखा और हम इस सरकार को जनता के लिए समर्पित कर चुके। जब मोदी सरकार की बात होती है तो बहुत सारा इतिहास भी सामने आता है। वो इतिहास ऐसा है कि 2014 के पहले यही भारतवर्ष है। इस भारत को अभी हम कहते हैं इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उसी भारत को फ्रैजाइल 5 में देखा जाता था। 5वीं सबसे खराब अर्थव्यवस्था कहीं पूरे विश्व में होगी तो उसमें भारत 5 में हर वक्त उसका नंबर लगता था 2014 के पहले। लेकिन वो फ्रैजाइल 5 से आज मात्र 9 वर्ष में हम जिन अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, उन अंग्रेजों के इंग्लैंड को भी पीछे डाल के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस विश्व में वो है। ये इस मोदी सरकार की समर्पण भावना है। ब्राइट स्पॉट, कभी कुछ चमकता है तो हम उसको देखते हैं। आज पूरे विश्व के नेता मोदी जी को अपना बॉस समझते हैं और मोदी जी को देख के कहते हैं कि आज भारत एक विश्व का ब्राइट स्पॉट है। इसका मतलब है पूरा विश्व अभी भारत की ओर देखते हैं। पहले भारत विश्व की ओर देखता था, मदद चाहिए, दोस्ती चाहिए, ये चाहिए, फला चाहिए। आज विश्व भारत को कहता है। वो मालदीव में पानी चाहिए या वैक्सीन मैत्री से पूरे विश्व में किसी को वैक्सीन भेजना हो, सबसे सुरक्षित वैक्सीन सिर्फ भारत में ही बना है। ये कुछ भी चाहिए, कहीं पे भी विश्व में हमारे बच्चे फंसे हो, भारत के नागरिक फंसे हो। आज अमेरिका से ज्यादा भी भारत सामर्थ्यशाली है। हर कोई नागरिक, सिर्फ यहाँ पे बैठा हो कोई वीआईपी नहीं, तो भारत का हर एक नागरिक विश्व में कहीं पे भी हो तो वो उतना ही बड़ा वीआईपी है। उस भारत के नागरिक की ताकत देख के परसों आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने मोदी जी को देख के, ही इज द बॉस। आज भारत के प्रधानमंत्री को विश्व के नेता बॉस और हीरो कहते हैं। इस विश्व की ताकत, ब्राइट स्पॉट को हम गत 9 वर्ष में भारत की ताकत देखते हैं। कोविड के समय में हम सब लोगों ने बहुत सहा और बहुत तकलीफ हुई, तो भी समर्पण की भावना से हमने ये कोशिश की, जनता को समर्पित होके 200 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन। आपको पता है पूरे विश्व में वैक्सीन बहुत सारे देशों ने बनाई, लेकिन भारत की ऐसी इंडिजिनियस वैक्सीन है जो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत से बनी है। वो पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित वैक्सीन बनी है तो भारत में बनी है और सबसे जल्दी बन के
पूरे भारत में 200 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनता को डबल और ट्रिपल वैक्सीन भी दे चुके हैं। मैं विश्व में घूमती हूँ। पिछले साल मैं जापान गई थी, सबसे प्रगत राष्ट्र। उधर के ड्राइवर साहब से बात हो रही थी कि हम भी अभी राजनीति में, तो सब जगह की राजनीति समझनी चाहिए, जनता क्या सोचती है। उनको मैंने पूछा कि कैसे चल रहा है आपका वैक्सीन। उन्होंने पूछा आपका कैसे चल रहा है। मेरा तीसरा हो गया है, मेरी माता जी का भी हो गया, बच्चों का भी शुरू हो गया। वो कह रहे थे अब तक 50%, उनकी गलती नहीं थी। ये जापान हो, कहीं और रूस हो या अमेरिका हो, सब जगह 50% इतनी भी वैक्सीनें लोगों को मिली नहीं थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी कोई गलती है, लेकिन ये कह रही हूँ कि सबसे प्रगत राष्ट्र भी समय से अपने रूप से चल रहा था, लेकिन भारत ने ये काम महीनों में कर दिखाया और अपनी जनता को सुरक्षित रखा। और उसके बाद पूरे विश्व में वैक्सीन मैत्री से अपनी मित्रता दिखा के लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। 40 साल जब गरीबों के लिए हम समर्पित सरकार करते, तो वही युवाओं के लिए भी समर्पित सरकार है। भारत और चीन जब हम देखते पूरे विश्व में, जब वो लड़ाई होती है और कहते कि कौन सा देश आगे जाएगा, तो भारत और चीन की ताकत एक ही है, युवा। वो युवा ऊर्जा देने वाला युवा है। वो युवा एक तो ज्वालामुखी जैसा फटने वाला भी युवा है जब उनकी ऊर्जा साथ में नहीं रखेंगे, नहीं तो उनकी ऊर्जा एक अच्छे सकारात्मक रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके सपनों के साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। उन युवाओं को 40 साल में पहली बार खुद कैसे हम पढ़े, हम अपनी ज़िंदगी, नहीं तो क्या होता था बीकॉम बीए कर लो बेटा, कहीं तो यहाँ सरकारी नौकरियाँ लगाओ, लेकिन नहीं, पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप से आज एक अभ्यासिका अलग रूप से आने वाले हमारे युवा पीढ़ी के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, छोटे छोटे गांव में भी कोई प्रतिभाशाली युवा, मतलब युवक और युवती, युवा मतलब युवक नहीं होता सिर्फ, कोई भी अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहे तो उसको फट से सरकार कुछ ना कुछ दे देती है। उस हर किसी युवाओं के लिए भी ये समर्पित सरकार है। इस रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी हर वक्त कहीं ना कहीं यूरिया के लिए कोई लाइन में खड़े रह के पुलिस के डंडे खा के उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती थी। कर्जे ले लेके वापस पैसा किसी बिचौलियों के लिए देने के लिए रीढ़ की हड्डी टूटती थी। लेकिन नहीं, एक किसान का सम्मान इस देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान के रूप से किसानों को उनका कितना सम्मान हो सके, खाद एक समय पे खाद का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, किसान के बैंक अकाउंट में सीधा किसान सम्मान निधि मिले, और जो किसान चाहे उस किसान का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री की और मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है। ये समर्पण की भावना ही है जो लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसी अनगिनत चीजें मैं कह सकती हूँ, उसके लिए समय भी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने शहर में आते हैं। बहुत सारे विरोधी कह रहे हैं मुंबईला महाराष्ट्राहून वेगळं करतायत, मुंबईचं हे करतायत, ते करतायत, ह्याव करतायत, त्याव करतायत। लेकिन ये बोलते वक्त एक भी ये मुद्दा हमारे विरोधों के दिमाग में नहीं आया। जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार देश में आई है समर्पण की भावना से, तब से सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मुंबई शहर में हुई है, पूरे भारत में कहीं नहीं हुई है। आप जानते हैं अभी लोकल ट्रेन, एक बार एसी का डिब्बा सबको पसंद आया तो 20,000 करोड़ की अभी लागत होके सारी वेस्टर्न और सेंट्रल सबर्ब्स एसी में बदलने वाली है। ये ताकत पहली बार इतने सालों में कोई की है तो मोदी सरकार ने की है। मेट्रो आप देख रहे हैं, हम सब जगह मेट्रो जुड़ी हुई है। क्या नहीं रहा है, छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक मुंबई की जनता जो सबसे ज्यादा जीडीपी में अपना समर्पण देती है मेहनत करके, उस मुंबई की जनता का भी सम्मान मोदी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। महिला सशक्तिकरण, एक गैस से लेके गांव में रहने वाली मेरी महिला, इज्जत घर तक कि हर गांव में उस महिला को एक टॉयलेट हो या उसको सस्ते में मिलने वाला नैपकिन, सैनिटरी पैड हो, कुछ भी हो, उस लड़की की शिक्षा हो, उस लड़की आगे बढ़े, उसके लिए हर चीजें महिला सशक्तिकरण के लिए हम करते आ रहे हैं। आप मुंबई शहर में रहते और चुनाव क्षेत्र में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा से चुनाव क्षेत्र में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहते हैं ना, राजनीति घर पे ना आए हर कोई कहता है, लेकिन आजकल राजनीति महंगाई के रूप से हमारे किचन तक पहुंच जाती है। पहले कांग्रेस की सरकार में होता था, आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शहरों में पाइपलाइन गैस से, जिससे गैस की आपको पता है आपकी लागत, आपका खर्चा भी कम हो जाता है, पाइपलाइन गैस के रूप से पूरे मुंबई में हम हर घर तक पाइपलाइन गैस पहुंचा रहे हैं। और गत मुझे लगता है 9 वर्षों में सबसे ज्यादा इस चुनाव क्षेत्र में फायदा हुआ है तो पाइपलाइन गैस का मेरी सारी महिलाओं को हुआ है। ये मोदी जी ने आपकी सुरक्षा के रूप से काम करना चाहते हैं।
5 अगस्त ये बहुत बड़ा दिन होता है। धारा 370, जिस कश्मीर को हम हमारा मुकुट समझते थे, लेकिन उस मुकुट को कहते ना काटेरी मुकुट डोकर ठेवला सरका कांग्रेस नहीं ठेवला था, उसको हर जगह कांटे लगे हुए थे। उस मुकुट का शिरोमणि गायब हो गया था। मतलब कोहिनूर तो वहां चला गया, कश्मीर को तो कांग्रेस ने पूरी तरह बेच दिया था आतंकियों को, पाकिस्तान को। कभी कश्मीर के लिए कुछ नहीं हुआ। आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेके अब तक जो जो कांग्रेस चलाते रहते, उन्होंने हर वक्त कश्मीर में शांति नहीं चाहिए, कश्मीर में हर वक्त अशांति चाहिए। उसी कश्मीर को भारत की धारा में लाना, जिस विचारधारा को लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस धारा 370 को हटाया। और G20 की सबसे अच्छी, सबने धमकियां दी कि हम G20 की कार्यक्रम होने नहीं देंगे, अध्यक्षता आपके पास होगी तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे सफल कार्यक्रम आज कश्मीर में हुआ तो G20 का हुआ। और कश्मीर का युवा भारत का नागरिक बनके अपने आप को फक्र से आगे बढ़ा रहा है। वो धारा 370 हमारे लिए, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारी चीजें बोलने के लिए बाकी थी, लेकिन मैं कहती हूँ सब्र रखे, रुको जरा, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और वो पिक्चर अगले साल जब प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर हम सब देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये भारत की शुरधारा, ये भारत की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ तक ले जा रहे हैं, भारत की ऊंचाई को कहाँ तक ले जा रहे हैं। हमारा आत्मा, हमारा विचार जय श्री राम के सिर्फ नारे से नहीं, तो वो पूर्ण सिर्फ वादे नहीं तो इरादे इस राम मंदिर से हमें दिखाई दे रहे। ये ताकत मोदी सरकार करके दिखा रही है। इन्हीं अटल जी की और एक बात, एक भाषण में उन्होंने कहा था, ये सब हम कर रहे हैं लेकिन समर्पण की भावना से कर रहे हैं। हम भारतवासी, हमें भारत, जिस प्राचीन रूप से भारत में जो ताकत थी, उस ताकत को हमारे कल्चर के साथ हमें आगे बढ़ाना है, पूरे विश्व में भारत को आगे बढ़ाना है। हमारा विचार, हमारी हिंदू संस्कृति और हमारी आने वाली, मैं कहती हूँ मोदी जी तो बैकलॉग भी भर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये ताकत मोदी जी दिखा रहे हैं। लेकिन उसी भारत को हम शक्तिशाली रखना चाहते हैं, ब्राइट स्पॉट बनाना चाहते हैं, लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं? अटल जी के वाक्य हैं, अगर किसी देश में हलचल नजर आए, अगर किसी देश में कुछ लोगों में हलचल नजर आए, तो समझिए वहां का राजा ईमानदार है। ट्रांसपेरेंसी, मोदी जी ने हमें क्या दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, कि कोई बिचौलिया नहीं, ट्रांसपेरेंसी, एकदम सफल और स्वच्छ सरकार, लोगों तक पहुंचने की सरकार। और फिर किसको तकलीफ हो रही है? ये विरोधी पार्टियों को। अभी मेरे हाथ में भगवत गीता दी, आपको पता है मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। ये विरोधी दुर्योधन की जैसे हैं। अभी आप बताइए दुर्योधन कौन है और उसकी माता कौन है? ये वही विरोधी हैं आजकल देश भर में घूम रहे हैं और विश्व में देश का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसी विरोधियों को मैं पूछना चाहती हूँ, ये वही दुर्योधन है जो हर तरह सबकी राय लेके घूम रहा था। आजकल विरोधी पार्टी एक दूसरे को मिल रहे हैं ना, ये इसके घर जा रहा है, वो उसके घर जा रहा है, ये इसको मिल रहा है। फिर कोई विरोधी पार्टी का मंत्री पकड़ा जाए तो वो रो रहा है बच्चे की तरह। आप देख रहे होंगे टीवी पे विजुअल। अभी करप्शन करोगे तो जेल में जाओगे, बच्चे की तरह रो रहा था दक्षिण भारत में। ये वही विरोधी हैं कि अभी उनकी तितर बितर हालत हो गई है, देश आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ सकता है, हमारी तो राजनीति तुष्टीकरण की, हमारी राजनीति डिवाइड एंड रूल है। यही विरोधी, यही दुर्योधन सब जगह जाके राय ले रहा है, तो भी परेशान है, अमेरिका में भी रो रहा है। लेकिन जिसके पास प्रभु श्री कृष्ण है, वो कह रहा है रिस्क तो लेना पड़ता है, जीत तो हमारी सुनिश्चित है। ये प्रभु श्री कृष्ण की ताकत लेके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन रहा है। माता गांधारी भी उनके साथ है, आंखें बंद करके अपने बेटे को हर 2-3 साल में रीलॉन्च करती है और युवा कहती है जो मुझसे 12 साल बड़े हैं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, जो 55 साल के युवा हैं इस देश के, दुर्योधन मैं कहना नहीं चाहती, चेक चिल्ली की तरह आगे बढ़ते हैं। समझो वो युवा है तो सालों साल मैं भी युवा रहूंगी, हम सब यहाँ पे बैठे हुए युवा रहेंगे। लेकिन सोच युवा होनी चाहिए, सोच आगे बढ़ने की होनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो, मोदी है तो।
आपको पता है मुमकिन इस शब्द का अर्थ कितना ऐसे हम सहज रूप से लेते हैं। उस मोदी है तो मुमकिन है कि पीछे कितनी तकलीफें, कितना समर्पण, ताकत, मेहनत हमें लगानी पड़ती है। इस मोदी जी के पीछे उनके समर्पण के भाव के, जो आदमी 24 साल में एक दिन छुट्टी नहीं ले। परसों हमारी माता जी उनसे मिलने गई थी, कह रहे रेखा मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली कभी। मेरे बच्चे उनको देख रहे हैं कि ये वो नेता है। मेरी 10 साल की बेटी और 18 साल का बेटा, युवा आप कह रहे हो, युवा तो उनके बहुत बड़े प्रभावित है। ये मोदी है तो मुमकिन बोलने के लिए हर कार्यकर्ता ने कितनी मेहनत की होगी, और हमारे प्रधान सेवक ने इस चीज को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। मैं कहती हूँ ना, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, ज्यादा दिखती है लेकिन लक्ष्य पता होता है। आहिस्ता 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 हम सीढ़ियां चलते जाते हैं, और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। बटन दबाए तो भाग्य कब ऊपर चला जाए पता नहीं चलता, लेकिन समझो इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो लिफ्ट कहाँ रहेगी, फंस जाओगे ना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती का विचार जब हम करके चलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, उन मोदी ने ये चीजें मुमकिन की है क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता सबके लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। सीढ़ियां ऊंचाई की तरह दिखती हैं हमें, लेकिन चढ़ के हमें पता है कि लक्ष्य हमें मिलता है, और उसी सेवा भाव के रूप से हमें काम करना चाहिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहती हूँ, जब घर घर आप जाओगे तो वो क्या सेवा भाव है। कार्यकर्ता अभी अपने आप को समझे कि पूनम महाजन की वजह से जीत रहे हैं, पराग जी की वजह से कुछ हो रहा है, यहाँ पे बैठे हुए फला किसी बहुत अच्छे नेता के, नहीं। जनता सब जानती है, आप काम करोगे तो प्यार करेगी, नहीं करोगे तो फटकार भी देगी। अकेले मोदी जी क्या करेंगे वो मोदी जी ने दिखाया, लेकिन उन मोदी जी को मुमकिन होने के लिए उस मेहनत की हर किसी को फलश्रुति साथ में करनी पड़ेगी। समझो हर किसी ने, देखिए सोचिए, ये सोच लिया कि आप सोचिए इस माइक ने सोच लिया कि मैं माइक हूं, मेरी ताकत सबसे बड़ी है, पूनम की आवाज जनता तक मैं पहुंचा रहा हूं, नहीं तो पूनम में क्या ताकत है। समझो इस लाइट ने बोल दिया कि मैं लाइट हूं इसलिए पूनम के चेहरे पे चमक रहा हूं, इसलिए पूनम चमक रही है, तो मेरी ताकत पूनम से ज्यादा है। समझो इस कुर्सी ने तय कर लिया कि मैं कुर्सी इसलिए पूनम बैठ के जनता उसको देख रही है, तो पूनम की क्या ताकत है। लेकिन इस लाइट, इस माइक और इस कुर्सी को समझो बिजली चली जाए तो ना जनता मुझे कुर्सी पे बैठे हुई देख सकती है, ना माइक कहीं चल सकता है। समझो उस ताकत की बिजली, जनता हमारी बिजली है, जनता हमारी ताकत है, और जब तक ये बिजली हमें देगी तो ही ये माइक चलेगा, तो ही ये कुर्सी पे बैठ के लाइट मुझ पे चलेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि एक छोटा सा काम है ये जनता तक पहुंचना। जनता तैयार है, हम तैयार है कि नहीं ये देखना है। हम घर तक पहुंचेंगे, पूनम ने अच्छा काम किया, इसने अच्छा काम किया, जरूरी नहीं है। ये समर्पण की भावना से हम राजनीति में आए हैं, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता का सम्मान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अमृत काल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहे, तो हमारा भी इस विश्व में कहीं ना कहीं जाके, मैं हर वक्त कहती हूँ, विकास का जब हम राम सेतु बना रहे तो हर किसी ने श्री राम का पत्थर अपने सिर पे ढोके आगे बढ़ाना ही चाहिए। वो गिलहरी की ताकत हो या कभी वानर सेना की ताकत हो, लेकिन हर किसी की जिम्मेदारी है उस राम सेतु को बनाने की। और इस अमृत काल में आज 75 साल हुए हैं भारत को, हम अमृत काल को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो 2047 में जब भारत के 100 वर्ष पूर्ण होंगे और टॉप 3 कंट्री में भारत होगा, तो उस भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिस पीढ़ियों ने भारत की इस सारी संघर्ष को देखा है, उस पीढ़ी का अभिमान हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, क्योंकि हमने वो काम किया था उसी समर्पण की भावना से, और इसी समर्पण की भावना से हम आगे बढ़े। आने वाले समय में जनता तक सिर्फ 30 जून तक तो हमें पहुंचना नहीं है, ताई तर मागेच पडते, आता मीच उठून निघते तर तुम्हाला उठावंच लागतं, क्योंकि यही होता है। मैं सोचती हूँ मुझे यहाँ पे बैठाने वाली जनता है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकती, तो आपने भी ये सोचना चाहिए। जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होते तो हम किस खेत की मूली हैं, ये याद रखिए। जनता है, हमारी विचारधारा है, इसी अमृत काल में हमें अमृत लोगों तक पहुंचाना है। हमारे अंदर के नेतागिरी का विष कहीं मत आप लेके जाइए, हम सब एक हैं।
जनता के लिए समर्पित सरकार है। ये मोदी सरकार 2024 में भी जीतेगी, 2029 में भी जीतेगी, क्योंकि समर्पण की भावना नरेंद्र मोदी ने छोड़ी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं छोड़ेगा। यही प्रण हम यहां से ले जाएंगे और आगे हमारी यशस्वी आने वाले समय में आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।